दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है शिक्षा। शिक्षा के बारे में हम क्या नहीं जानते हैं। अभी हमारे यहाँ अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये आई हुई है। ठीक है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, पहली शिक्षा नीति कब आई थी, अगर ये तीसरे नंबर की है तो पहली और दूसरी कब आई, कैसे आई, उनमें क्या क्या अमूमन संशोधन हुए, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, किसी भी जगह या किसी भी समाज के विकास का जो मुख्य चीज होता है वो क्या होता है, शिक्षा होता है। अगर इंसान शिक्षित है, व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपनी समाज में एक अपनी अच्छी पहचान बना सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए शिक्षा जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वतंत्र भारत में दोस्तों, इतिहास में स्वतंत्र भारत में जब भारत आजाद हुआ तो पहली बार एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो धारणा है वो इंदिरा गांधी सरकार के समय में हमको देखने को मिलती है। 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था और इसी कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1968 में, जिसके बाद भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। तो भारत की पहली शिक्षा नीति जो आई थी आपकी वो कब आई थी, 1968 में। ठीक है, और आयोग बोलेगा तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, ठीक, इस समय पीएम कौन थी तो आपकी इंदिरा गांधी थी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, दूसरी शिक्षा नीति आती है। ठीक है, भारत की दूसरी शिक्षा नीति आती है 1986 में। कब आती है दोस्तों, 1986 में। और ये क्या था, राजीव गांधी जी के समय पे आई थी। इसमें क्या हुआ था, 10+2+3 के मॉडल को अपनाया गया था जो वर्तमान में भी लागू है। हम 10वीं पास किए, 10वीं के बाद हम सब्जेक्ट चुनते हैं कि हम साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 11वीं 12वीं करते हैं। 12वीं के बाद फिर 3 साल का हमारा क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है, स्नातक होता है। तो इस सिस्टम को कब अपनाया गया, 1986 में। इस समय सरकार थी राजीव गांधी जी की। ठीक है, इसके बाद 1992 में इसी में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कुछ संशोधन किए थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी, अमूमन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए थे। और अभी जो हमारी शिक्षा नीति आई है ये तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। मतलब इतिहास में स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। आइए इस पे अपन और कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले कि तीसरी शिक्षा नीति जो है इससे संबंधित समिति जो है दोस्तों वो है के कस्तूरी रंगन। ठीक है, के कस्तूरी रंगन समिति। अब जो के कस्तूरी रंगन है ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। के कस्तूरी रंगन कौन है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, भारत में जो शिक्षा मंत्रालय है उसको एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नया नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और जो एचआरडी मिनिस्टर होते थे वो एचआरडी मिनिस्टर को बदल करके शिक्षा मंत्री कर दिया गया। तो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी। और अगर पूछेगा कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये किस संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में आपका हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा जो है कौन सी सूची में आता है तो ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, संविधान में समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। ठीक है, अगला है अधिकार। शिक्षा कैसा अधिकार है, तो शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है, आपको इसको याद रखना है। शिक्षा हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 क में कहा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 21A में कि शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे का मौलिक अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करना। इससे किसी बच्चे को वंचित नहीं रखा जा सकता है। क्लियर हुआ। और शिक्षा जो है आपका वो समवर्ती सूची का विषय है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अब कुछ खास बातें बात कर लेते हैं इस नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो इस नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है फंडा मेन इसका, कि जो 10+2 है ना, अभी वर्तमान में 10वीं प्लस 12वीं तक अपन जो करते हैं उसके स्थान पर ये मॉडल को लाया गया है 5+3+3+4। पहले के 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, इस मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके तहत शुरुआत के जो 5 साल होंगे दोस्तों, इसको फाउंडेशन कोर्स कहा जाएगा। फाउंडेशन कोर्स मतलब पहले के 3 साल प्री प्राइमरी प्लस चौथा साल पहली और 5वां साल दूसरी, मतलब पहले के 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा जा रहा है, प्री प्राइमरी के 3 साल प्लस पहली प्लस दूसरी के 2 साल, मतलब टोटल 5 साल हो गए। अगले 3 साल कक्षा 3 से लेकर कक्षा क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, फिर अगले 3 साल जो रहेंगे दोस्तों वो क्लास 6 से क्लास 8 तक, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये अगले 3 साल का प्रोसीजर है। इसमें फंडा ये किया गया है कि अब जो है क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज की स्टार्ट को शुरू कर दिया जाएगा। अब वोकेशनल कोर्सेज क्या है, ये आपके स्किल पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम किस चीज में अपना अच्छा कर सकते हैं, हमारी रुचि किस में है, ये हम क्लास 6 से ही अपना डिसाइड करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कक्षा जो आपका क्लास 5 तक होगा, ये आप अपने लोकल लैंग्वेज में या अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आपकी जिसमें इच्छा होगी आप उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एमफिल के कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल का कोर्स नहीं होगा, मतलब आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री 4 साल करते करते इसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एमफिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एमफिल कोर्स को ही यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। तो ये कुछ खास बातें थी आपकी, जो मेन जो आपका बिल्कुल बेसिक बैठता है आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। इसके बाद अभी इसमें कहा गया है कि इसमें जीडीपी का कितना % खर्च किया जाएगा, तो जीडीपी का इसमें कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में भारत सरकार या भारत जो है अपने जीडीपी का कितना % खर्च करता है शिक्षा पर, तो 4.43% खर्च करता है। ठीक है। उसके बाद 2030 तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की शुरुआत या इसकी स्थापना करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है इसमें। और अभी हम क्या है क्लास 10th में क्या है सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्लास 10th में पास करते हैं, फिर 11th जाते हैं। अब क्लास 9th में ही हम क्या है अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। क्लास 9 से ही आपको क्या है विषय चुनने की आजादी होगी। क्लियर हुआ? उसके बाद आपका जो अभी यूजीसी चलता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTC, NCTE, अब इन सबको हटा दिया जाएगा, इन सबको फिनिश कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। क्या क्या बोला मैंने? यूजीसी, AICTC, NCTE को हटाकर क्या किया जाएगा, भारत के अंदर अब एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी, जो पूरे के पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। और ऐसा होना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अभी IAS होते हैं, IPS होते हैं, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ऐसा होना चाहिए एक संस्थान है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र विकल्प है हमारे पास जो हमारे देश के विकास में बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है या सहायता प्रदान कर सकता है। दोस्तों ये था कुछ खास नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे मंडी निरीक्षक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, सारे के सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना के इस टाइम पे आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर वालों की देखभाल करें। और घर से बाहर कम से कम निकलें, ना के बराबर निकलें, क्योंकि अभी इंडिया अपने पीक पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपको और प्रोवाइड करते रहूंगा डे बाय डे। बने रहिए चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।